नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी का तीसरा घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी कर दिया। पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार कई बड़े ऐलान किए गए। संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह केवल कोरे वादे नहीं, हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। इस दौरान शाह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से जवाब मांग रही है। यह कहकर रहे थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन अब यह दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है कि दिल्ली में बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन हमने किसी शिक्षा मंत्री को घोटाले करते नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि 7 साल में यमुना को साफ कर दूंगा और दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आपकी राह देख रही है। आखिर आप यमुना में कब डुबकी लगाओगे? अगर आप यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते तो महाकुंभ में आइए, आपको वहां डुबकी लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर प्रयागराज से है, जहां कुंभ नगरी में वक्फ बोर्ड को खत्म करने और देश भर में मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण खत्म करने और हिंदू जनसंख्या को कम करने का मुद्दा छाया रहा। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। आदित्यनाथ आज संगम नदी प्रयागराज के कुंभ नगर पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने कई साधु संतों से मुलाकात की। खासतौर से जो नाथ समुदाय का शिविर है वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने प्रसाद वितरण के साथ ही साधु संतों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। उसके अलावा भी हिंदू परिषद के शिविर के भी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कुंभ नगर से पहुँचे थे। जिस तरह से कुंभ नगर में करीब 1 दर्जन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या जो सबसे बड़ा स्नान पर्व है उसका स्नान 29 जनवरी को होना है। जिसको लेकर भी उनके विदेश से ये उम्मीद की जा रही है कि व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से भी चर्चा की, क्योंकि ये स्नान पर्व है 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु स्नान पर्व जताई जा रही है। ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ ने जहाँ साधु संतों से मुलाकात की, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, वहीं दूसरे परिषद के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए, जहाँ सनातन बोर्ड और संरक्षण सहित तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। खास बात ये है कि विश्व परिषद अयोध्या आंदोलन का सबसे बड़ा मेला सोच रहा है और के तहत में इस आंदोलन को लेकर के तैयार हुई थी। कह सकते हैं कि आप पार्टी को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश की जो उम्मीद की जा रही है कि ये आयोजन बहुत ही बेहतर तरीके से कराने के लिए खबर हरिद्वार से है, जहां निकाय चुनाव के वोटों की काउंटिंग अभी तक जारी है। क्या कुछ है पूरी अपडेट, बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौहान। की जो मतगणना है वो फिलहाल यहाँ सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं भल्ला कॉलेज में, वहाँ पर ये काउंटिंग लगातार चल रही है और अभी तक कह सकते हैं कि आधे से कम जो वोट हैं, जो पार्षद हैं, वो यहाँ पर अभी जीत चुके हैं। जिसमें से 24 की अगर हम बात करेंगे तो 24 वार्डों की परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें से 4 पर केवल मात्र यहाँ पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है, तो 20 पर भाजपा बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ रही है। और लगातार अगर कहेंगे मेयर प्रत्याशी जो भाजपा की हैं वो लगातार यहाँ पर कई हज़ार वोटों से, करीबन 15,000 वोटों से अधिक से वोटों से वो लगातार आगे बढ़ी हुई हैं और देर रात तक ये रिजल्ट यहाँ पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल की जो स्थिति है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं बोर्ड बनाती हुई हरिद्वार नगर निगम में दिखाई दे रही है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबर लखनऊ से है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। अखिलेश यादव ने यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी
1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से दावा किया है कि अगले 4 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी होगी, इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है और तंज भी कसा है। दरअसल यूपी सरकार ने दावा किया है कि अगले 4 वर्षों में यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि बीजेपी 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है। 4 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी होना असंभव है। बीजेपी यहाँ पर महा झूठ बोल रही है। जो भी निवेश होने वाले थे वह भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, श्रमिक यूपी से पलायन करने को मजबूर हैं। दवा और विकास जिस तरह से चरमराया हुआ है, इससे बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला सकती है और यह लोगों को सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी होगी, सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कई और भी मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया है। क्या कुछ कहा है वीरेंद्र सचदेवा ने, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी द्वारा महिलाओं के साथ 1-1 हजार रुपए देने का बड़ा धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने के नाम पर लाइन में लगवा कर फार्म भरवाया गया, लेकिन फिर उन फार्म को कबाड़ी को भेज दिया गया। इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला दिल्ली पुलिस को भी सौंपेंगे, इसकी जांच करवाएंगे। इन डॉक्यूमेंट का कोई दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। यह मामला बहुत संगीन है और इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पहले पंजाब के महिलाओं के लिए धोखा हुआ, अब दिल्ली के महिलाओं के साथ धोखा हुआ। अभी तक ना किसी महिलाओं के पास पैसे दिए गए और ना ही आगे किसी महिला के पास पैसे आएंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि विधानसभा तिमारपुर में करीब 30,000 महिलाओं के फार्म हमें कबाड़ से मिले। इनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की जानकारी है। केवल केजरीवाल इस तरह से महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फार्म भरवाने पर महिलाओं का क्या कसूर, उन्होंने तो उन पर 2100 रुपए देने का विश्वास किया। पंजाब में तो उन्होंने महिलाओं को 1100 रुपए नहीं दिए, लेकिन अब दिल्ली में भी उनको झूठ बोलना पड़ा। अगर महिलाओं का डाटा कबाड़ी की दुकान पर पड़ा मिला है तो सभी 70 विधानसभा सीटों की महिलाओं का डाटा कबाड़ी की दुकान पर ही पड़ा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने गणतंत्र दिवस और महाकुंभ को लेकर निर्देश जारी किया है। क्या है वो निर्देश, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। डीजीपी प्रशांत कुमार ने गणतंत्र दिवस और महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर कमिश्नर और एसपी को अहम निर्देश दिया है। खास निर्देश दिया है कि जो भी जुलूस या तिरंगा यात्रा निकाली जाए, इसकी सुरक्षा का बेहद पुख्ता इंतजाम किया जाए और साथ ही साथ जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें एक्टिव किया जाए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने गणतंत्र दिवस के दौरान तिरंगा यात्रा और जुलूस को लेकर कहा है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवान तैनात रहें। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पुलिस अफसर सेना और सुरक्षा बलों के साथ समन्वय स्थापित करें, जिससे सुरक्षा में कोई सेंधमारी न हो सके। चेक पोस्ट पर पुलिस सक्रियता बढ़ाई जाए और चेकिंग अभियान तेज किया जाए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने
कमिश्नर और एसपी को यह भी निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर चेकिंग अभियान चलाया जाए और साथ ही साथ होटल और रेस्टोरेंट पर पुलिस की मुस्तैदी पूरी तरह से दिखे। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी कहा है कि महाकुंभ की सुरक्षा में कोई सेंधमारी न कर पाए, इसके लिए सभी पुलिस अफसर सतर्क और सजग रहें। फिलहाल जिस तरीके से गणतंत्र दिवस और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कमिश्नर और एसपी को निर्देश दिया है चेकिंग बढ़ाने का और साथ ही साथ सतर्क रहने का। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नज़र रखने का। अब देखना यह होगा कि डीजीपी के इस फरमान का कितना असर दिखता है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस चौकी की करोड़ों रुपए की प्रस्तावित जमीन पर अवैध करने का मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस चौकी की जो प्रस्तावित जमीन थी उस पर रातों रात कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके बाद उस पर रातों रात कब्जे की तैयारी चल रही थी। जिसके बाद जानकारी के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई, जिसके बाद मौके पर जाकर देखा तो वहां पर एक भूमाफिया द्वारा पुलिस की प्रस्तावित करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने सारे मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर डिडोली कोतवाली की जीवाई चौकी की जो करोड़ों की जमीन थी, जो ग्राम समाज की जमीन पर प्रस्तावित हुई थी, जिसके बाद वहां पर एक भूमाफिया अब्दुल्ला अजीम करके भूमाफिया, जिसने रातों रात उस पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके बाद कुछ जमीन पर कब्जा भी कर लिया। जिसके चलते वहां पर पुलिस को इसकी जानकारी मिली, अधिकारियों को जानकारी मिली, जिसके बाद अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में पूरी तरह से हड़कंप समझ गया। जिसके बाद जिलाधिकारी से शिकायत की गई, जिलाधिकारी का आदेश के बाद इसमें कार्रवाई की गई है। जो आरोपी है उसके खिलाफ लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वैधानिक कार्रवाई करने की बात की है। वहीं जो डिडोली कोतवाल हरीश वर्धन ने उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जो अब्दुल्ला अजीम नाम का भूमाफिया है, जो पुलिस चौकी की सरकारी जमीन पर करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रहा था, जिसको पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जल्द ही इसमें कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। जहां निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सोनी ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। भाटापारा मातादला की हेडमास्टर ने जास्मिन राज सिंह को आज नगरीय निकाय चुनाव में आपत्ति व्यक्त करने पर आज कलेक्टर दीपक सोनी ने बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है। वैसे मातादला पूर्व माध्यमिक शाला भाटापारा की हेडमास्टर जास्मिन राज सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर से बदसलूकी करते हुए कहा कि यहाँ पर इस स्कूल में हम मतदान होने नहीं देंगे और उससे बदसलूकी करने के कारण इसकी शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर ने कलेक्टर से की। कलेक्टर ने चुनाव को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताते हुए बताया कि एक शासकीय कर्मचारी को अपने आचरण पर कार्य करना चाहिए और धारा के तहत उसे कलेक्टर दीपक सोनी ने हेडमास्टर जास्मिन राज सिंह को आज निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका कोई भी विरोध करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसी कार्रवाई में भाटापारा की हेडमास्टरनी को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया और उसे यहाँ से भाटापारा से सिमगा ब्लॉक में उसे अटैच कर दिया गया है और उनका जब तक निलंबन होगा तब तक उनके जो वेतन है वह सिमगा ब्लॉक के डीओ ऑफिस से ही निकलेगा। आपको बता दें कि चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण का कार्य शासन का होता है। इसमें यदि एक शासकीय कर्मचारी इस प्रकार का विरोध करे और रिटर्निंग ऑफिसर से बदसलूकी करे तो निश्चित ही कि उस व्यक्ति को बहुत ही कड़ी सजा देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि ये जास्मिन हेडमास्टर नहीं है, जो मातादला पूर्व माध्यमिक की हेडमास्टर थी, जो इस प्रकार के विरोध की, चुनाव का विरोध की और कलेक्टर ने उसे निलंबित किया। अब यह निलंबन भविष्य में कब समाप्त होगा यह गारंटी नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि उस हेडमास्टरनी को इस प्रकार का कृतिक और राज्य शासन के या निर्वाचन आयोग के विरोध में कार्य करना बहुत महंगा पड़ेगा, यह समय ही बताएगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी।
खबर गाजियाबाद से है, जहां कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमे के आदेश जारी दिए हैं। लेकिन क्यों, क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी। बिग बॉस के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ थाना नंदग्राम में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सौरभ गुप्ता और गौर गुप्ता ये दोनों भाई हैं और इन दोनों का कहना है कि ये सांप की विष तस्करी के मामले में मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता हैं। इनका कहना है कि एल्विश यादव और एल्विश यादव के गिरोह की ओर से इन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और घर की रेकी भी कराई जा रही है। इसी के चलते इन्होंने पुलिस की कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने इनकी नहीं सुनी। तब इन्होंने गाजियाबाद कोर्ट का सहारा लिया। अब देखना यह होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर हमीरपुर से है, जहां रिमझिम इस्पात की फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना घट गई। कैसे हुई घटना, बता रहे हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता। हमीरपुर थाना क्षेत्र में अचानक रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में जो भट्टी लगी हुई वो अचानक फट जाती है। 40 टन की वो भट्टी है, तो वहीं पर जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, अचानक 3 मजदूर घायल हो जाते हैं, जिसपे कि 2 मजदूरों को नॉर्मल चोट आती है और जो एक मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको उपचार के लिए CS हमीरपुर लाया जाता है। इसके बाद जो हमीरपुर जिला अस्पताल है वहाँ से रिफ़र कर कानपुर किया जाता है। इसके बाद जो मालिक है रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के, वो जो मजदूर है उसको कानपुर लेकर जाते हैं और उसका इलाज जारी है। अब इस देखने वाली बात ये होती है, जो इस पर अचानक विस्फोट होते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, शासन प्रशासन क्या कार्रवाई होती है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। खबर मथुरा से है, जहां बांके बिहारी मंदिर को विदेश योगदान अधिनियम को मंजूरी मिल गई है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। वृंदावन के जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को अब विदेश योगदान अधिनियम की मंजूरी मिल गई है, यानी FCRA की मंजूरी मिल गई है। अब जो विदेश से फंडिंग है वो मंदिर को की जा सकती है और मंदिर को योगदान दिया जा सकता है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हालांकि जो मंदिर हैं उनसे टैक्स वगैरह जो होता है वो सब सरकार लेती है और अब इस पर जो विदेश की फंडिंग होगी, यानी विदेश से अगर कोई योगदान करता है उस पर भी सरकार टैक्स लेगी। ये प्रबंधन समिति द्वारा काफी दिनों से इसका प्रयास किया जा रहा था कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को भी विदेश योगदान अधिनियम में शामिल किया जाए, तो आज उसकी मंजूरी मिल गई है। और प्रबंध समिति ने पहले से ही इस पर एक अर्जी लगा रखी थी, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद अभी प्रबंध समिति का बयान नहीं आया है। जैसे ही प्रबंध समिति का इस पर बयान आएगा तो और कुछ भी निकल के आएगा, किस तरीके से श्रद्धालु इसमें पैसा दे सकते हैं, विदेश से कैसे फंडिंग हो सकती है, ये सारी चीजें अब निकल कर आएंगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी संगठन चुनाव में मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और 3 जिला अध्यक्षों के चुनाव संपन्न करवाए गए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता भुवनेश टॉक। भाजपा के संगठन चुनाव में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद में जो एक लंबा इंतजार किया जा रहा था कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति या चुनाव कब होंगे, आखिर वो इंतजार खत्म हुआ। आज अजमेर के 2 जिलाध्यक्ष और भरतपुर जिलाध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं। तीनों के नामों की घोषणा हो चुकी है और बताया जा रहा है कि आज देर रात तक 2 और जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति हो सकती है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद में अगले माह के प्रथम सप्ताह या उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की जाएगी। इसके लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद में वो राजस्थान आएंगे और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि आज इन 5 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद में कल एक और लिस्ट आ सकती है, जिसमें 7 से ज़्यादा जिलाध्यक्षों की भी घोषणा हो जाएगी। इसके बाद में अन्य जिलों के चुनाव भी संपन्न करवाए जाएंगे। फिलहाल राजस्थान के प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित चुनाव प्रभारी पंचारिया इस कार्य को संपन्न कराने में जुटे हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम मिश्रा के साथ भुवनेश टॉक, इंडिया वॉइस, जयपुर।
खबर मेरठ से है, जहां 5000 का इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जिस पर कई हत्याओं के मामले भी दर्ज थे। इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, 5 हत्याओं का मुख्य आरोपी आज एनकाउंटर में पुलिस ने उसको ढेर कर दिया है। 9 जनवरी को 5 हत्याओं को अंजाम देकर बाहर से ताला लगा, वहां से वो फरार हो गया था। आपको बता दें, ये वही नईम है जो अपने सौतेले भाई और भाभी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भेष बदलकर रह रहा था। पुलिस लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रही थी और पुलिस की कई टीमें उसको ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन नईम बड़ा शातिर किस्म का एक आपराधिक बदमाश था जो पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। उसके बाद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई आज हुई है, उसमें पुलिस ने आज उसको एनकाउंटर कर उसको ढेर कर दिया है और अन्य उसके साथ जो लोग इस घटना में शामिल थे, पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। खबर मिर्जापुर से है, जहां ऑटो रिक्शा में किराए को लेकर भारी बवाल हो गया। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। मिर्जापुर में अभी कुछ दिन पहले एक ऑटो चालक के साथ एक दबंग लड़की प्रियांशी पांडे ने मारपीट की है। बता दें कि किराए को लेते हुए जबरन उसके ऑटो में ही गिराकर मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जो है कि उसका वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद जो है कि उसको शेयर जगह जगह पर किया। बता दें कि ऑटो चालक के मजबूर होकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की और तहरीर दी। तहरीर देने के बाद पुलिस ने जो है कि उनको प्रियांशी पांडे नाम की लड़की के जो है कि गंभीर धाराओं में न करते हुए हल्के धाराएं लगाकर उसके पर जो है कि कार्रवाई के आदेश दिए थे, पर अभी तक गिरफ्तारी प्रियांशी पांडे की नहीं हो पाई। उसके बाद जो है कि न्याय दिलाने के लिए समाज पार्टी के लोग सड़क पर आए और मिर्जापुर पुलिस से जो है कि उस तहरीर देकर जब मांग करी उसकी गिरफ्तारी करने के लिए, क्योंकि अभद्रतापूर्वक इतने जो है कि गरीब एक ऑटो चालक के साथ मारपीट करी, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए शेयर करी है। बता दें कि जो आज़ाद पार्टी का जो कि वीडियो देखते ही प्रियांशी पांडे ने एक नया वीडियो अपलोड किया, जिसमें जो है कि उसके ST/SC जो कि जाति सूचक को जो खबर देहरादून से है, जहां 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। क्या कुछ है पूरी तैयारी, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। के साथ साथ उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार भी गणतंत्र दिवस को लेकर पहले से ही प्रशासन ने तैयारियां की हैं। हालांकि प्रशासन के सामने डबल चुनौती जरूर थी कि एक बार और तो उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव हो रहे थे, जिसका आज परिणाम सामने आ रहा है, लेकिन वहीं देखिएगा कि दूसरी ओर कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस की तैयारियाँ भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो उत्तराखंड के अंदर की हैं। प्रत्येक जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिसकर्मी है और पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है और उसके साथ ही CCTV कैमरों की भी निगरानी रहने वाली है। और वहीं राजधानी देहरादून की बात की जाए तो राजधानी देहरादून में जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे और ध्वजारोहण के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। और मैं देखिएगा कि राजधानी देहरादून के अंदर हर साल इस तरह की परेड भी की जाती है और उत्तराखंड की एक झांकी कहीं ना कहीं दिल्ली में जनपद पर भी नजर आएगी, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और वही देखिएगा कि लगातार देखा जाए तो जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां हैं उसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही सख्त है और उसके साथ ही SSP अजय सिंह ने ये भी बताया है कि गणतंत्र दिवस को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो बॉर्डर है उन पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और वही देखिएगा कि गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस बार भी धूमधाम के साथ उत्तराखंड के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।